हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। सो बच्चों, कल हम लोगों ने एसिड्स के बारे में देखा। ओके, मिनरल एसिड एंड आपके कौन से ऑर्गेनिक एसिड। आगे पढ़ते हैं आज। आज इसके बाद हमने एसिड और बेस का क्लासिफिकेशन हमने आपको बताया कि एसिड क्या होते हैं। एसिड जो होते हैं जो अपने एक्वस सोल्यूशन में H प्लस आयन को रिलीज करते हैं वो एसिड कहलाते हैं, और जो OH माइनस आयन को रिलीज करते हैं वो क्या कहलाते हैं, बेस कहलाते हैं। अब एसिड बेस एंड सॉल्ट में क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड एंड बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड के बारे में हमें टॉपिक स्टार्ट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड, आप अपनी कॉपी में हेडिंग बना लीजिए, क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड। मतलब एसिड के टाइप के बारे में हम पढ़ेंगे, एसिड कितने टाइप के होते हैं। ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड। जब आप एसिड की बात करते हैं बेटा, तो आपको पता है कि एसिड का जो पीएच होता है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी होता है बेटा, 0 से लेके 7। यस, जब एसिड की बात करते हैं तो एसिड का जो पीएच होता है बेटा वो 0 से लेके 7 होता है, जिसमें जो 0 पीएच वाले एसिड होगा वो हाई स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और जो 7 होगा वो न्यूट्रल होगा, और 7 के पहले यदि 6 मान लो तो वीक एसिड होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा। मतलब 7 के जितने करीब आओगे वे एसिड उतना वीक होता जाएगा, और 0 के जितने करीब जाओगे एसिड उतना स्ट्रांग होता जाएगा। बट क्यों एसिड स्ट्रांग और बेस क्यों होता है बेटा? एसिड के स्ट्रांग और बेस होने का कारण जो है ना, वो नंबर ऑफ H प्लस आयन की कंसंट्रेशन है। मतलब H प्लस आयन कितने हैं। ऐसे ही बेस के लिए बेटा OH माइनस आयन कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। मतलब OH माइनस आयन अगर ज्यादा होंगे तो बेस ज्यादा स्ट्रांग होगा, अगर H प्लस आयन ज्यादा होंगे तो स्ट्रांग एसिड होगा। यस, व्हाट आर स्ट्रांग एसिड? द एसिड विच गिव मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस इन देयर aqueous solution आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड। एग्जाम्पल HCl, HNO3 एंड H2SO4। बेटा जैसे आप ये जो है ना, ये आप इसको डिसॉल्व करते हो, इसको आप डिसॉल्व करते हो। जैसे मान लो आपने किसको डिसॉल्व किया बेटा, 100 आपके पास मॉलिक्यूल HCl हैं। कितने मॉलिक्यूल? 100 मॉलिक्यूल HCl के हैं, ठीक है बेटा। तो जब 100 मॉलिक्यूल HCl को आप पानी में डिसॉल्व करोगे ना, एक्वा सोल्यूशन बनाओगे, तो मालूम क्या होगा, जो HCl होगा ना वो 100 के 100 हाइड्रोजन ब्रेक हो जाएंगे। 100 के 100 हाइड्रोजन ब्रेक हो जाएंगे। बट इन केस अगर आप 100 क्या लोगे, एसिडिक एसिड, एसिटिक एसिड मतलब CH3COOH, और बेटा अगर आप इसको डिसॉल्व करोगे ना तो आपको 100 नहीं मिलेंगे। मतलब इसमें डिसॉल्व हो करके इसमें 100 के 100 हो गए। मतलब कितने हाइड्रोजन आयन निकले? 100। बट पता चला यहाँ पर कितने H प्लस निकलेंगे? 80। कितने निकलेंगे? 80। तो आपने बताओ मुझे, ज्यादा अच्छा डिसोसिएशन किसका हुआ है, HCl का हुआ है कि CH3COH का हुआ है? नहीं समझ में आया भाई? ज्यादा अच्छा डिसोसिएशन हुआ है HCl का। HCl में ज्यादा आयनाइजेशन हुआ है, 100 के 100 टूट गए, और यहाँ पर कितने हाइड्रोजन टूटे हैं? केवल 80। मतलब ये पूरे के पूरे 100 नहीं टूटे हैं। तो इसलिए जिसमें मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस आपको मिलेगा वो एसिडिक होगा। तो यहाँ पे ज्यादा एसिडिक क्या होगा? HCl। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो HCl जो होगा क्या होगा? स्ट्रॉन्ग एसिड। देखिए इस तरीके से HCl एक्वस आयन ब्रेक होगा, H प्लस एक्वस एंड Cl माइनस एक्वस। ऑल मिनरल एसिड आर स्ट्रॉन्ग एक्सेप्ट कार्बोनिक एसिड। बेटा सारे के सारे एसिड स्ट्रॉन्ग हैं, जितने भी मिनरल एसिड हैं, केवल कार्बोनिक एसिड को छोड़ करके। अब मुझे यहाँ पर आपको कार्बोनिक एसिड का नाम बता देना चाहिए। बेटा जो आप कोल्ड ड्रिंक पीते हो वो कार्बोनिक एसिड उसमें होता है, H2CO3। कार्बोनिक एसिड का नाम लिख लो बेटा, H2CO3। ओके, कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, ठीक है। जो सोडा वाटर बनाने वाले होते हैं आपने देखा होगा, वो पानी में पानी भरते हैं एक बोतल में, पानी भरते हैं ना एक बोतल में, और क्या एक नोजल रहती है उसमें फंसा करके उसमें क्या करते हैं, CO2 को प्रेशराइज करते हैं, है ना। और जैसे ही CO2 को प्रेशराइज करते हैं बेटा, तो यहाँ पर बन जाता है कार्बोनिक एसिड, दैट इज H2CO3। बेटा ये वीक एसिड है, इसलिए आप लोग को पी करके बड़ा मजा आता है, और ये नुकसान भी नहीं करता है ना, ज्यादा नुकसान नहीं करता है क्योंकि ये वीक एसिड है। बट ये H2CO3 होता है जो। क्लियर? तो जितने भी बेटा कार कोल्ड ड्रिंक होती हैं, सबके अंदर बेटा कार्बोनिक एसिड पाया जाता है, सबके अंदर। जितनी भी कोल्ड ड्रिंक है सबके अंदर कार्बोनिक एसिड। बताइए सॉन्ग, क्या डाउट है? देखिए जैसे आपने सवाल उठाया कि कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी चाहिए, मैंने ये नहीं कहा है कि कोल्ड ड्रिंक जी भर के पियो। मैंने ये कहा है कि एक दो टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो और कोल्ड ड्रिंक में बेटा जो सबसे ज्यादा नुकसान करने वाली चीज होती है वो होती है उसकी एडेड शुगर। याद रखिएगा, कोल्ड ड्रिंक में ये एसिड उतना नुकसान नहीं करता है, क्योंकि ये तो अंदर जाएगा और वापस CO2 की फॉर्म में टूट करके आप डकार मारोगे बाहर आ जाता है।
इवन जितना ज्यादा सोडा रहता है आपको उतना पीने में मजा आता है, आप चाहते हो कि हमको लंबी लंबी डकारें आए, समझ गए। तो बट मगर बेटा जिसमें एडेड शुगर होती है, कच्ची शुगर, वो बहुत ज्यादा कैलोरीफिक होती है बच्चों, बहुत ज्यादा कैलोरीफिक, मतलब हाई कैलोरी होती है। तो मोटापा बढ़ाने में और, है ना, और भी चीजें करने में उसका बहुत नुकसान होता है। तो कोल्ड ड्रिंक में बेटा जो शुगर होती है ना वो बहुत ज्यादा दिक्कत करती है, इसलिए कोल्ड ड्रिंक को मना किया जाता है। ये हो गया। अब बात करते हैं वीक एसिड। हम्म वीक एसिड देखिए, वीक एसिड का मतलब क्या है? द एसिड विच गिव लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन इन एक्वस सोल्यूशन, ऐसे एसिड जो कि लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन देते हैं। जैसे मैंने बताया कि आपने 100 मॉलिक्यूल अगर आपने यहाँ पे डिसॉल्व करे हैं, है ना, का सोल्यूशन बनाया है, तो पता चला 80 मॉलिक्यूल का ही हाइड्रोजन आयन निकला है, 80 का ही H+ निकला है, बाकी का नहीं निकला। एग्जाम्पल के लिए देखिए CH3COOH, क्या बोलते हैं बच्चों इसको? एसिटिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको? एसिटिक एसिड। इसका चालू नाम है बेटा, कॉमर्शियल नेम है विनेगर। तो ये विनेगर है। ये देखिए, तो CH3COOH में H+ एक्वस और CH3COO-, बेटा आयनाइजेशन लिख लो इस तरीके से, क्योंकि आप पूछोगे कि सर किस तरीके से आयनाइजेशन होता है। तो ये वाला हाइड्रोजन अलग हो जाता है, H+ बन जाता है, और बाकी वाला पार्ट बेटा CH3COO। ओके, CH3COO, बेटा इसको बोलते हैं एसीटेट आयन। क्या बोलते हैं इसको? एसीटेट। हालांकि इसकी जरूरत नहीं है जानने की, मगर फिर भी जान लो, इसे बोलते हैं एसीटेट आयन। ओके बेटा, एसिड चल रहा है अभी, एसिड, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड, अभी बेस की बात नहीं करी है। ओके, तो एसिड में अगर H+ आयन ज्यादा रिलीज होंगे तो दैट इज कॉल्ड एसिड, और अगर एसिड में H+ आयन कम रिलीज होंगे तो दैट इज कॉल्ड वीक एसिड। ये हो गया क्लियर। ऑल ऑर्गेनिक एसिड आर वीक एसिड। हाँ बेटा, जितने भी ऑर्गेनिक एसिड होते हैं, क्योंकि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाते हैं, तो स्ट्रांग तो हो नहीं सकते थे, नहीं जला देते, खाक कर देते, तो इसलिए क्या होते हैं? वीक एसिड। द डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ वीक एसिड आर क्वाइट सेफ टू ड्रिंक। हाँ देख लो भैया, जो डाइल्यूट सोल्यूशन होता है वीक एसिड का, जैसे कि विनेगर, ये इनको आप आराम से पी सकते हो, समझ गए। नींबू पानी हो गया, साइट्रिक एसिड हो गया, इनके सोल्यूशन को आप बड़े आराम से इनटेक कर सकते हो, तो ये सेफ होते हैं पीने के लिए, ठीक है ना। बट स्ट्रॉन्ग एसिड के सोल्यूशन आप नहीं पी सकते हैं और ना पीना चाहिए, हार्मफुल। क्लियर? लिख लिया? यस। सो इसलिए डाइल्यूट सोल्यूशन जो होते हैं वो सेफ होते हैं, इसलिए दे आर यूज एज फूड इंग्रेडिएंट्स। जी हाँ, इनका फूड इंग्रेडिएंट में इस्तेमाल किया जाता है। बच्चों आपने टोमेटो सॉस खाया होगा, टोमेटो सॉस में एसिडिक एसिड का यूज किया जाता है, इसको बनाने के लिए विनेगर का यूज किया जाता है, समझ में आ गया। विनेगर की मदद से टोमेटो सॉस बनाया जाता है। और भी बेटा मुरब्बे आते हैं, मैन मेड, आजकल जो चटनी आती है, शाहजन चटनी जो होती है, उसको बनाने के लिए भी बेटा एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। तो जो एसिड होते हैं, वीक एसिड होते हैं, वो चीजों को बहुत लंबे समय तक सुरक्षित रखते हैं। दैट्स वाई दे आर कॉल्ड प्रिजर्वेटिव। क्या बोलते हैं बेटा? प्रेजर्वेटिव। प्रेजर्वेटिव का मतलब होता है सुरक्षित रखने वाले, प्रेजर्वेटिव मतलब सुरक्षित रखने वाले। हाँ, ठीक है ना। ये हो गया। आपने देखा होगा बाजार में मैन मेड गोभी का अचार आता है आजकल, तो गोभी का अचार जो होता है वो विनेगर में डूबा रहता है, जिसकी वजह से वो काफी देर तक सही रहता है, ठीक है ना, अदरवाइज सड़ जाएगा। सो एसिटिक एसिड इज अ प्रिजर्वेटिव, एसिड्स, वीक एसिड आर प्रिजर्वेटिव। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड की। चलिए, तो एसिड हमने पूरा पढ़ लिया। फर्स्ट, एसिड हैव सोरिन टेस्ट, एसिड टर्न ब्लू लिटमस इनटू द रेड, मगर रेड को कोई प्रभाव नहीं डालेंगे। जैसे ये एसिड है, रेड लिटमस में कोई इंपैक्ट नहीं दिखाएगा, बट अगर आप ब्लू लिटमस में इसको डाल देंगे तो क्या कर देगा? ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर देगा। एसिड सोल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। आपने देखा होगा बेटा, घर में बैटरी इस्तेमाल होती हैं, बड़ी बड़ी बैटरी हुआ करती हैं, और बेटा उस बैटरी के अंदर क्या भरा जाता है? एसिड का सॉल्यूशंस भरे जाते हैं। क्यों भरे जाते हैं बेटा? क्योंकि बैटरी के अंदर कंडक्टिंग प्लेट होती हैं, उनके बीच में आयन को ट्रेवल कराना पड़ता है, जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी ट्रेवल होती है। तो एसिड जो होते हैं वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। अगर आपने थ्री इडियट पिक्चर देखी है, तो आपने थ्री इडियट में बड़ा एक इंसिडेंट, मजेदार इंसिडेंट आता है, समझ गए ना। थ्री इडियट पिक्चर में जब सीनियर रैगिंग ले रहे होते हैं, तो अंदर से आमिर खान क्या करता है? अंदर से सीनियर रैगिंग ले रहे होते हैं और आमिर खान के कमरे के बाहर सुसु कर रहे होते हैं। तो आमिर खान ने क्या किया था? इलेक्ट्रिक कनेक्शन दे करके और यहाँ पर एक स्पून रख दिया था, और यहाँ पे जैसे ही सुसु की थी तो इलेक्ट्रिसिटी ट्रेवल कर गई थी, समझ गए, और सीनियर का सिस्टम हिल गया था। क्लियर हो गया।
तो ये क्यों हुआ था? क्योंकि बेटा यहाँ से एसिड आया था और एसिड में आयंस थे और आयंस इलेक्ट्रिसिटी क्या करते हैं? कंडक्ट करते हैं। दैट्स वाई दे आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट। क्या होते हैं वो? इलेक्ट्रोलाइट। तो आप मुझे बताइए कि क्या आप नींबू के पानी में से भी बिजली मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आप नींबू के पानी में बाहर इस तरीके से यहाँ पे नींबू का पानी ले लीजिए, ठीक ना? और यहाँ पर आपने 2 इलेक्ट्रोड लगा लिए, 2 चम्मच लगा लीजिए और यहाँ से एक सेल लगा लीजिए, एक वायर, यहाँ पे एक बल्ब और यहाँ पे एक बैटरी लगा दीजिए। अब इसको कनेक्ट डाल दीजिए अंदर। जैसे ही आप बेटा स्विच ऑन करेंगे ये बल्ब आपका जलने लग जाएगा। समझ गए? मतलब सॉल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो गई है। सॉल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो गई है। बट यदि आपने जैसे आपने अभी यहाँ पे नींबू पानी लिया तो आपका बल्ब बेटा धीरे चलेगा। बट यहीं पर बेटा अगर आपने HCl ले लिया तो आपका बल्ब बहुत गदर जलेगा, बहुत मस्त जलेगा। क्यों जलेगा? क्योंकि HCl में बेटा H+ आयन ज्यादा रिलीज होंगे। इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी बहुत फ्लुएंटली फ्लो होगी, बड़े आराम से। मगर साइट्रिक एसिड वीक एसिड है। वीक एसिड उतने ज्यादा H+ आयन प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। मगर आप इसके अंदर यदि HCl डालेंगे, H2SO4 डालेंगे तो बहुत बढ़िया इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। क्लियर कि नहीं क्लियर? चलिए, एसिड सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एज दे आर इलेक्ट्रोलाइट। अगला, एसिड रिएक्ट विद मेटल टू फॉर्म हाइड्रोजन। जी हाँ बेटा, जो भी एसिड है अगर आप उनकी मेटल के साथ रिएक्शन कराओ तो वो हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हैं। क्यों करते हैं? अभी आपको मैंने चैप्टर नंबर 1 में रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ाई थी, है ना? उसी का एग्जाम्पल आप देख लीजिए बेटा। मैग्नीशियम की रिएक्शन HCl के साथ, ये देखिए मैग्नीशियम की रिएक्शन किसके साथ? HCl के साथ। अब आपको पता है बेटा कि रिएक्टिविटी सीरीज में मैग्नीशियम हाइड्रोजन के कहाँ आता है? ऊपर। क्योंकि कान का मंगल, कान का मंगल, आपको मैंने ट्रिक बताई थी ना, कान का मंगल जानू फैशन का परवाना है, मतलब हाइड्रोजन नीचे है। और HCl का कौन सा सोल्यूशन होगा? एक्वस। तो बताओ रिएक्टिविटी में कौन ऊपर हुआ, मैग्नीशियम या हाइड्रोजन? मैग्नीशियम ऑब्वियसली। तो मैग्नीशियम हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, भगा देगा और क्या बना लेगा? अपना खुद का सॉल्ट बना लेगा, MgCl2। और प्लस कौन सी गैस लिबरेट कर देगा? H2। आई बात समझ में? तो यहां से बिल्कुल आपको क्लियर होना चाहिए कि जब भी कोई एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है, मेटल के फेवर में बोलोगे तो मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देगा और हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा। और एसिड अगर मेटल के साथ रिएक्ट करता है, अगर आप एसिड के फेवर में बोलोगे तो क्या फॉर्म करेगा? हाइड्रोजन गैस। क्लियर की नॉट क्लियर? तो दे आर सो मैनी रिएक्शन। अगर आप मेटल को नोट कर लीजिए, मेटल की अगर आप एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो मेटेलिक सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, मेटेलिक सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। क्लियर? मेटेलिक सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। अभी अभी कुछ दिनों पहले की बात है ना? अभी ज्यादा दिनों की पहले की नहीं, कुछ ही दिनों पहले की बात है। क्या हुआ, एक दिन यहाँ पे हमारे यहाँ कॉपर की थाली रखी हुई थी, कॉपर की एक प्लेट रखी हुई थी और कॉपर की प्लेट में बहुत सारा हमने अचार, नींबू, है ना, अचार रख दिया था। याद है युवराज आपको? कॉपर की प्लेट में बहुत सारा अचार रख दिया था HCl। तो आपने देखा होगा जहां जहां नीचे नीचे अचार था वहां वहां रिएक्शन हो गई थी और कॉपर बिल्कुल साफ हो गया था, हो गया था। हाँ, आपने खुद अपनी आंखों से तो देखा है, नहीं देखा था? सिट्रिक एसिड, HCl, सॉरी मेरे को नहीं कहना चाहिए, यहाँ पे सिट्रिक एसिड होता है। ओके, कौन सा एसिड? सिट्रिक एसिड। तो सिट्रिक एसिड बेटा रिएक्ट कर गया था, रिएक्ट कर गया था किसके साथ? कॉपर के साथ। तो ये वही रिएक्शन हुई होगी बेटा, क्योंकि कॉपर इज अ मेटल। कॉपर क्या है बेटा? मेटल। और मेटल के साथ अगर आप एसिड की रिएक्ट कराओगे तो कौन सी गैस लिबरेट हो जाएगी? हाइड्रोजन। और यहाँ पे बनेगा मेटेलिक सॉल्ट, मेटेलिक सॉल्ट। तो बेटा ये बहुत खतरनाक होता है, अगर आप इसको खा लोगे तो दिक्कत बन जाएगी। इसीलिए कहते हैं बेटा कि कभी भी आप जो है मेटल में एसिड को रैप करके मत ले जाइए। मेटल में एसिड को मतलब कॉपर की थाली में कभी भी एसिड मत खाइए, चांदी की थाली में कभी एसिड यानी अचार वगैरह मत खाइए, क्योंकि ये रिएक्ट कर करके मेटेलिक सॉल्ट बना देगा और आपको क्या कर देगा? दिक्कत कर देगा। समझ में आ गया? तो मेटेलिक सॉल्ट जो है आपको अवॉइड करना चाहिए। क्लियर हो गया? जैसे एल्यूमिनियम की फॉइल होती है एल्यूमिनियम की फॉइल। अब एल्यूमिनियम की फॉइल में आप कभी अचार पैक करके ना ले जाएं। एल्यूमिनियम की जो फॉइल होती है जिसमें रोटी पैक करके लेते हैं, है ना, आप लोगों को पता नहीं तो भैया उन्होंने अचार रख लिया, समझ गए? अचार रख लिया बेटा, रिएक्शन हो जाएगी, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी और ये बन जाएगा मेटेलिक सॉल्ट जो कि आपको प्रॉब्लम कर देगा। यस, बताइए। सलाद, देखिए सलाद में नींबू मत रखिए, बाकी सलाद आप रख सकते हैं, बाकी नींबू मत रखिए, क्योंकि नींबू जो होता है एसिडिक होता है तो पक्के से क्या करेगा? वो रिएक्ट कर देगा। क्लियर?
देखिए एग्जांपल, जिंक प्लस H2SO4। हाँ, तो देखिए जिंक क्या बना देगा, ZnSO4 एक्वस, और प्लस कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर देगा। सो ये अपने पास देखा आपने कि किस तरीके से एसिड जो होते हैं मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन एग्जाम में आती है, याद रखिएगा कि कोई भी मेटल अगर एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, मेटेलिक सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, प्लस कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस। बट बेटा इसमें एक पंच है, याद रखिएगा रिएक्टिविटी सीरीज में अगर जो है रिएक्टिविटी सीरीज में ये देख लीजिएगा कि मेटल जो है कोरस्पॉन्डिंग मेटल हाइड्रोजन के ऊपर होना चाहिए, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था। क्लियर ना? हाँ, जैसे जिंक जो है ये हाइड्रोजन के ऊपर है, तो हाइड्रोजन को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। डन। चलिए नेक्स्ट आता है, अब रिएक्शन ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड विद जिंक मेटल, मतलब ये वही चल रहा है सब कुछ। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड विद मेटल, हाँ तो सेम चीज हम पढ़ रहे हैं, रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल देख रहे हैं। अब आइए इसका हम डिमॉन्स्ट्रेशन देखते हैं, लैब में ले चलते हैं आपको। ये दीजिए, आपने यहाँ पे स्टैंड ले लिया है, और इसके पहले भी ये रिएक्शन आपने पढ़ रखी है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में आपको याद होगा, जिंक के टुकड़े को आप डालते थे एसिड में, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में। अगर आपको रिएक्शन भूल गई तो याद दिला दूं मैं आपको, Zn+2HCl, याद आया? जिंक के टुकड़े में HCl मिलाते थे तो क्या बनता था, ZnCl2 प्लस कौन सी गैस निकलती थी, हाइड्रोजन गैस, है ना? हाइड्रोजन गैस के बुलबुले ऊपर आपके निकलेंगे। आइए अब इसको देखते हैं सिस्टम से किस तरीके से ये काम करती है रिएक्शन। ये स्टैंड ले लिया आपने, स्टैंड में आपने एक टेस्ट ट्यूब ले लिया, बॉइलिंग ट्यूब है, और यहाँ पर आपने ये थ्रॉ ले लिया है, मतलब आप देखने के लिए कि गैस निकलती कि नहीं निकलती। अब इसका यूज आपको धीरे से समझ में आ जाएगा। अंदर भरा हुआ है सोप सोल्यूशन, सोप सोल्यूशन क्यों भरा हुआ है उसका भी एक कारण है। ये देखिए जिंक के छोटे छोटे टुकड़े हैं जिनको आप जिंक ग्रेनुअल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जिंक ग्रेन्यूल्स, जिंक ग्रेनुअल, ठीक है। अब बेटा जिंक ग्रेनुअल है, और आपने इसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाल करके आपने यहाँ से इसको कैप लगा दिया, बट कैप थोड़ी सी खुली हुई है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम एक ट्यूब डालेंगे जिसको हम बोलेंगे डिलीवरी ट्यूब। ये देखिए यहाँ पे हमने जिंक ग्रेनुअल हो गया, ओके, ये हमने देखिए डिलीवरी ट्यूब डाल दी। जैसे ही रिएक्शन होती है यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन गैस लिफ्ट ऑफ होना शुरू हो जाती है, मतलब हाइड्रोजन गैस यहाँ से निकलेगी, बोलो निकलेगी नहीं निकलेगी? और हाइड्रोजन गैस इस होल से जा करके यहाँ डिलीवरी ट्यूब से होते हुए किस में जाएगी बेटा, सोप सोल्यूशन में। किस में जाएगी, सोप सोल्यूशन में। अब सोप सोल्यूशन में से बेटा, सोप सोल्यूशन में से बुलबुले आपको क्लियरली निकलते हुए दिखाई देंगे, समझ गए ना? अगर पानी लेते तो उतना अच्छा मस्त नहीं दिखाई देते, मगर सोप सोल्यूशन क्योंकि सफेद रंग का होता है, इसमें आपको बुलबुले क्लियरली बनते हुए दिखाई देंगे, यहाँ से बुलबुले निकलेंगे, ओके। और बुलबुले, अब देखो बेटा, अब हम टेस्ट करते हैं कि हाइड्रोजन गैस है कि नहीं है। तो बेटा हर गैस का एक कैरेक्टरिस्टिक्स टेस्ट है। जैसे मैंने बताया था कि कार्बन डाइऑक्साइड को टेस्ट करने के लिए कौन सा टेस्ट होता है, मिल्की वाटर टेस्ट, याद है? चैप्टर नंबर 1 में हमने पढ़ाया था कि कार्बन डाइऑक्साइड कौन सा टेस्ट देती है, मिल्की वाटर टेस्ट। ऐसे ही बेटा हाइड्रोजन गैस का जो टेस्ट है ना, उस टेस्ट का नाम है पॉप साउंड टेस्ट। कौन सा साउंड है, पॉप साउंड टेस्ट। आपने दिवाली में बहुत सारे पॉपअप फोड़े हैं, पॉपअप चिटचिटे। तो बेटा वो जो पॉपअप आपने फोड़े हैं ना, उसी के तरीके यहाँ पॉप चिट 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 की आवाज आती है। जैसी पॉपअप की आवाज होती है बिल्कुल वैसी आवाज होती है, तो इसे पॉप साउंड टेस्ट बोलते हैं। देखो क्या करते हैं, यहाँ से बेटा बुलबुले निकल रहे हैं, गैस निकल रही है, गैस निकल रही है। आप एक जलता हुआ बर्निंग ग्राइंडर या स्प्लिंटर सामने लेके आइए, और जैसे ही आप यहाँ पे लाएंगे तो ये चिटचिटे की साथ आवाज से फूटेगा और ये बुझ जाएगी, है ना? क्योंकि आपको पता है कि जब आप बहुत जोर से यहाँ धमाका होता है, थोड़ा सा भी धमाका, तो मोमबत्ती बुझ जाएगी। तो एक बर्निंग कैंडल को लेकर के आओगे और यहाँ पे चिट की आवाज आएगी और बर्निंग कैंडल बुझ भी जाएगी, ठीक है ना? यस। सोप सोल्यूशन में हाइड्रोजन गैस आ गई थी, ये तो हमने देख लिया। हाइड्रोजन गैस बर्न विद अ पॉप साउंड मेकिंग अ लिटिल एक्सप्लोजन, एक छोटा सा एक्सप्लोजन होगा, और ये हाइड्रोजन गैस है जो है, हाइड्रोजन गैस का बुलबुला जो है ब्लास्ट हो जाएगा। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो हाइड्रोजन गैस का बुलबुला वहां पे ब्लास्ट हो जाएगा। सो दिस इज डन। पढ़ते हैं अगला, प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। चलिए अगली प्रॉपर्टी है, एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड गैस। यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों, ये एग्जाम में भी आती, इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं अब हम किसकी रिएक्शन करा रहे हैं, अभी लिख लीजिएगा इसको। एसिड की रिएक्शन करा रहे हैं किसके साथ, या तो मेटल कार्बोनेट के साथ या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का दूसरा नाम क्या है, मेटल बाई कार्बोनेट। देखिए रिएक्शन कैसे होगी। बेटा आपने मेटल कार्बोनेट ले लिया, क्या ले लिया आपने,
मेटल कार्बोनेट, ठीक है ना। मेटल कार्बोनेट ले लिया। तो मेटल कार्बोनेट है, और मेटल कार्बोनेट किसके साथ रिएक्ट किया बेटा? एसिड के साथ। किसके साथ? एसिड के साथ। जैसे ही मेटल कार्बोनेट के साथ आप एसिड रिएक्ट कराएंगे तो ये क्या बन जाएगा? सॉल्ट। क्या बन जाएगा? सॉल्ट। और कौन सी गैस रिलीज हो जाएगी बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड। सॉल्ट बन जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा, और साथ में वाटर निकल जाएगा, ठीक है। यस। सेकेंड, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, आपने इनो का नाम सुना होगा। किसका नाम सुना है? इनो। तो बेटा ये जो इनो होता है ना, ये मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये जो सोडा होता है, ये मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट ही हुआ करते हैं, समझ गए ना? ये सोडा। तो ये देखो बेटा, ये सोडा क्या करता है, ये एसिड के साथ रिएक्ट किया, या छोड़िए उसको, है ना। ये जो आप सोडा है, सोडा को अगर आप एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो ये देखिए सॉल्ट, और कौन सी गैस निकलेगी? कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या बन जाएगा? वाटर बन जाएगा। तो दोनों रिएक्शन की कोडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए दोनों रिएक्शन। चाहे आप मेटल कार्बोनेट की लड़ाई कराएं एसिड के साथ, चाहे आप मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की लड़ाई कराएं, समझ गए? ये क्या बनेगा? सॉल्ट एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनेगा इसमें। ओके। बेटा, वो जो आपने देखा होगा आजकल साइंस किट चलती हैं, और अब लोग वॉल्केनो बनवाते हैं, बेटा यही रिएक्शन है ये जो वॉल्केनो वगैरह बनाते हैं ना, अलग अलग साइंस किट में बना करके आते हैं, ये वही रिएक्शन है। तो उसमें क्या दिया जाता है बेटा? आपको एक एक एसिड दिया जाता है। क्या दिया जाता है? एक एसिड, कोई वीक सा एसिड दे देते हैं, और साथ में बेटा एक कलर भी दे देते हैं वो लोग। कलर इसलिए दे देते हैं क्योंकि वॉल्केनो से वो निकले, है ना, तो आपको दिखाई दे अच्छे से। वॉल्केनो से जो फिज निकलेगा वो दिखाई देगा। तो क्या करते हैं बेटा, वहां पे आपको एक मेटल कार्बोनेट दे दिया जाता है। क्या दिया जाता है? मेटल कार्बोनेट। जनरली सोडियम बाइकार्बोनेट आपको दिया जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि क्या बोलते हैं उसको? बेकिंग सोडा। हाँ, तो आपको वहाँ पर सोडियम बाइकार्बोनेट या बेकिंग पाउडर दे दिया जाता है, और बेकिंग पाउडर के साथ आप एक छोटा-सा एसिड, कोई वीक सा एसिड आप ट्रीट करते हैं, है ना? विनेगर दे देते हैं, विनेगर को मिलाते हैं, तो आप देखते हैं बेटा क्या बन जाता है? सॉल्ट बन जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड के बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बहुत तेज़ी से निकलती है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलने के साथ क्या बनाती है बेटा? फिज़। फिज़ यानी बुलबुले, फिज़ यानी बुलबुले। तो उसके कारण बेटा उसका जो इफ़ेक्ट होता है बहुत शानदार आपको दिखाई देता है, और साथ में वाटर बन जाता है। तो ये ऑल टोटल ये रिएक्शन है। अब इस रिएक्शन को देखिए बेटा, हम लिखते हैं। सबसे पहले हम कार्बोनेट की रिएक्शन लिखेंगे, और फिर हम बाइकार्बोनेट। तो आइए रिएक्शन लिखिए कार्बोनेट की। सोडियम कार्बोनेट ले लीजिए, Na2CO3, लड़ाई कराइए HCl के साथ। क्या बना दो बेटा? सॉल्ट बना दो, यानी कि NaCl। यस। तो NaCl बन जाएगा, और CO2 और प्लस H2O, ठीक है ना। अब बैलेंस करना पड़ेगा क्योंकि सोडियम 2 है, तो Cl भी हमको 2 लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे 2 2 लग जाएगा आगे, और रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। ये देखिए, फाइनली ये रिएक्शन इस तरीके से हो जाएगी। हाँ, Na2CO3 प्लस 2HCl इक्वल टू 2NaCl प्लस CO2 प्लस H2O। क्लियर है? यस। क्लियर हो गया? बेटा CO2 गैस जहां भी निकलती है वो झाग के साथ निकलती है, इसलिए CO2 गैस जहां भी निकलती है वहां पे झाग बनाती है। उस झाग को इंग्लिश में बोलते हैं एफरवेसेंस। क्या बोलते हैं? एफरवेसेंस। ये आपने कोल्ड ड्रिंक में भी देखा होगा, लिखा होगा, ये वर्ड कहीं ना कहीं लिखा रहता है कोल्ड ड्रिंक में, CO2 गैस। जब आप कोल्ड ड्रिंक को शेक कर देते हो बड़ी जोर से, कोल्ड ड्रिंक को क्या कर सकते हो बेटा? शेक कर देते हो, यस। तो बेटा आप जो कहते हो गैस निकलती है, एक्चुअली क्या होता है, कोल्ड ड्रिंक में CO2 डिजोल्व फॉर्म में रहती है, और जैसे ही आप उसको शेक करते हो तो बेटा CO2 को एनर्जी मिल जाती है, और वो एनर्जी लेकर के कहाँ जाती है? सरफेस पे। कहाँ जाती है? सरफेस पे। और जैसे ही मौका मिलता है वो बाहर निकल जाती है। इसलिए बड़े बड़े उसमें देखे होंगे आपने, फिज बनते हैं। क्या बनते हैं? फिज। खेलों में खिलाड़ी लोग मैच जीतने के बाद शैंपियन लिया करते हैं, और बहुत जोर से उसको शेक करके अपने साथी खिलाड़ियों पे मारा करते हैं। तो एक्चुअली वो शैंपियन से जो बहुत जोरदार पावरफुल निकल रहा है, ब्लो जो निकल रहा है, वो किसके कारण निकल रहा है? CO2 के कारण। किसके कारण? CO2 के कारण। यस। हाँ, कोल्ड ड्रिंक होती है बेटा। शैंपेन में बेटा, बट शैंपेन में थोड़ा सा अल्कोहल रहता है।
चलिए, Na2CO3 प्लस HCl, ये रिएक्शन हो गई आपकी कार्बोनेट की विद एसिड के साथ। अब देखते हैं अगली रिएक्शन बाइकार्बोनेट। तो देखिए बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला बेटा, जो घर में सोडा होता है, मीठा सोडा, समझ गए ना, मीठा सोडा जो होता है, जी हाँ, जिससे मम्मी इडली बनाती है। सो बेटा ये NaHCO3 हुआ करता है। क्या होता है? NaHCO3। ठीक है ना, ये बेकिंग सोडा है। NaHCO3 को क्या बोलते हैं बेटा? बेकिंग सोडा। NaHCO3 ये है बेकिंग सोडा। अगर आपने सुना होगा, घर में किसी को एसिडिटी हो जाती है तो घर के लोग, पुराने लोग कहते हैं थोड़ा सा इसको सोडा खिला दो, बेकिंग सोडा खिला दो। उनको पता नहीं होता है कि रिएक्शन क्या होने वाली है, बट उनको ये पता होता है कि इसको बेकिंग सोडा खिलाना चाहिए। क्यों भाई? घर वालों ने खिला दिया सोडा, पेट के अंदर क्या बन चुका है बेटा? HCl, एसिड, एक्सेसिव एसिड HCl बन जाता है। क्लियर? अब जैसे ही HCl के साथ ट्रीटमेंट होगा, क्या बनाएगा बेटा? ये NaCl प्लस CO2 प्लस H2O, और इस तरीके से जो HCl का इफेक्ट था वो गायब हो जाएगा। क्लियर? ये देखिए, तो सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस HCl इक्वल टू NaCl प्लस CO2 प्लस H2O। क्लियर है? अब आप कहेंगे सर इसमें इडली में डालने में क्या इसका, ये इडली बनता है जो ढोकला बनता है, आखिर उसमें क्या इसका यूज है? देखो बेटा, उसका यूज ये है बेटा, जो इडली में आप सांचे के अंदर वो बनाते हो, इसके सांचे के अंदर इडली का जो पेस्ट डालते हो, बोलो डालते हो कि नहीं डालते हो? अगर वो पेस्ट में छोटे छोटे, अगर वो CO2 ना निकलती तो इडली ये पूरी पूरी बिल्कुल ठोस हो जाती कि नहीं हो जाती? मगर CO2 निकलने के कारण क्या क्रिएट हो जाएगा? स्पॉन्ज। क्या क्रिएट हो जाएगा? स्पॉन्ज क्रिएट हो जाएगा। बोलो यस कि नो? तो भैया स्पॉन्ज क्रिएट हो जाता है, जिसके कारण आपको इडली बड़ी मजेदार लगती है। समझ गया ना? ढोकला हो गया, इडली हो गई, जितने बेकरी आइटम है बेटा, केक हो गया, इन सब में क्या रहता है? स्पॉन्ज रहता है, और वो खाने में क्या लगते हैं? अच्छे लगते हैं। समझ में आ गया? तो बेटा ये CO2 निकलने के कारण ही वो स्पॉन्ज क्रिएट होता है। यस, नोट कर लीजिए रिएक्शन। हाँ। मैंने क्या बताया कि जब भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है बेटा, तो वो क्या बनाती है? फिज बनाती है। फिज यानी कि उसको हम बोलते हैं ब्रिस्क एफरवेसेंस। ब्रिस्क एफरवेसेंट मतलब सुरसुराहट के साथ निकलेगी। द कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज फॉर्म्ड इन द फॉर्म ऑफ ब्रिस्क एफरवेसेंस। जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो ब्रिस्क एफरवेसेंस के रूप में पैदा होती है। The rapid escape of small bubbles of gas from the liquid. What is effervescence? Rapid escape मतलब बहुत तेजी से लिक्विड के अंदर से उसके गैस के बुलबुले निकलते हुए आपको दिखाई देते हैं। तो ये रैपिड escape है, बहुत तेजी से वो ऊपर की ओर निकलेंगे, और उसी के कारण वो बहुत जोर का झाग बनता है, जिससे खिलाड़ी लोग सेलिब्रेट करते हैं। द रैपिड escape ऑफ द स्मॉल बबल, है ना, ऑफ गैस फ्रॉम द लिक्विड। चलिए आइए बात करते हैं, अगली बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। ये हो गया? नहीं नहीं बेटा, ये प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड तो चल ही रही है। पहली प्रॉपर्टी हमने रिएक्शन विद मेटल देखी, दूसरी प्रॉपर्टी हमने देखी क्या? रिएक्शन विद कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट। ठीक है ना? दूसरी रिएक्शन हमने देखी रिएक्शन विद कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट। अब देखो बेटा, अगर आप अब मिल्की वाटर टेस्ट की मैं थोड़ी सी यहाँ पे बात करूं, मिल्की वाटर टेस्ट की यदि मैं बात करूं, तो आप जानते हो बच्चों की मिल्की वाटर टेस्ट में, हाँ, क्यों बात करूं मैं, पहले तो ये सवाल आता है बेटा, यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली है, बोलो निकली कि नहीं निकली है? अब इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम टेस्ट करेंगे, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को टेस्ट करने का तरीका क्या है? मिल्की वाटर टेस्ट। तो क्या किया मैंने, यहां पर मैंने क्लियर लाइम वाटर ले लिया, मतलब चूने का पानी। चूने का पानी मतलब बेटा CaOH होल ट्वाइस। बिल्कुल, आप चूने को घोलिए, लाइम वाटर को घोलिए, लाइम वाटर थोड़ी देर तक भुड़भुड़ाएगा, एनर्जी देगा, और जैसे ही बेटा CaOH होल ट्वाइस बन जाएगा, आपने पढ़ी है रिएक्शन, आपने पिछले चैप्टर में पढ़ी है रिएक्शन, याद करिए लाइम वाटर की रिएक्शन, CaO प्लस H2O, याद आया? क्या बनता था? CaOH होल ट्वाइस एक्वस बनता था ना। अब बेटा ये जो CaOH होल ट्वाइस बनता था चूना, इसका पानी आप ले लीजिए ऊपर ऊपर का, ये आपने चूने का पानी आपने भर लिया, भर लिया। ये देखिए बिल्कुल आपको क्रिस्टल क्लियर दिखाई दे रहा है, एकदम बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है। अब आपने क्या करना है, आपने इस चूने के पानी में आपको CO2 गैस डालनी है अपनी तरफ से, मतलब इसमें फंसा करके एक पाइप, आपने CO2 पाइप फंसा करके इसमें CO2 एक्सहेल करी। तो जैसे ही आप इसमें CO2 फूंकोगे बेटा, क्या बन जाएगा? CaCO3। क्या बन जाएगा? और ये देखो CaCO3 करने के कारण ये मिल्की हो जाता है। क्या हो जाएगा बेटा?
मिल्की। अगर आप लेस अमाउंट में बेटा अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस दे रहे हो, थोड़ी देर तक फूंक रहे हो, 10-20 फूंक, तो आपका ये मिल्की हो जाएगा। बट आपने नहीं माना, आपने कहा मैं तो इसमें 100-200 फूंक मारूंगा। आप फूंक पे फूंक मारते ही जा रहे हो, तो मालूम क्या होगा बेटा? तो फिर से यहाँ पर रिएक्शन हो जाएगी पानी के साथ, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड की, और बन जाएगा, क्या बन जाएगा? कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या बन जाएगा? कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और ये जो मिल्की कलर इसका था वो गायब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मिल्की कलर गायब हो जाएगा। मैं क्या कह रहा हूं एक बार मैं फिर से आपको समझाता हूं। देखो, सबसे पहले ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट था। अगर आपने ट्रांसपेरेंट में थोड़े लेस अमाउंट में अगर आपने CO2 फूकी है, तो बेटा ये मिल्की हो जाएगा। बट आपने नहीं माना, आपने कहा हम तो CO2 की बाढ़ लगा देंगे, हम तो आग लगा देंगे। आपने यहाँ पर 50-60 फूंक मार दी CO2 की। तो अगर आपने CO2 लॉन्गर टाइम के लिए करी है, तो इसकी मिल्कीनेस क्या हो जाएगी? डिसअपियर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? डिसअपियर। समझ में आया? क्यों डिसअपियर हो जाएगी आपको जानना चाहिए। देखिए, पहले केस में आपके पास में COH होल ट्वाइस प्लस CO2 जब आपने किया, तो फर्स्ट केस में आपका क्या बन गया बेटा? कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बन गया? कैल्शियम कार्बोनेट। और कैल्शियम कार्बोनेट किस कलर का होता है बेटा? व्हाइट कलर का। बट आप नहीं माने, आपने कहा नहीं हम तो और गैस प्रोवाइड करेंगे, तो आपने आगे कैल्शियम कार्बोनेट जो बन गया था उसमें भी CO2 ठूस दी। बोलो हाँ, है ना? तो उसमें भी CO2 ठूस दी, पानी तो था ही मीडियम में। तो क्या बन जाएगा? फिर बन जाएगा आपका कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये देखो भाई साहब, ये बन गया। और ये जो बना है ये किस कलर का होता है? ये कलरलेस होता है। क्या होता है? कलरलेस। तो ये एग्जाम में सवाल आता है कि बताइए क्या होता है जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में या स्लैक लाइम के वाटर में थोड़े समय के लिए CO2 दी जाती है, तो ये होगा। अगर ज्यादा समय के लिए CO2 दी जाएगी तो ये होगा। तो डिसअपियर हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? नोट कर लें, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। ओके, तो अगर आप लिमिटेड अमाउंट में CO2 देंगे तो ठीक है। ओके, अगर लिमिटेड अमाउंट में आप CO2 देंगे तो पहला वाला केस होगा, लिमिटेड अमाउंट। ओके, तो ये मिल्की वाटर हो जाएगा। यहाँ पे जो वाटर है ये मिल्की हो जाएगा। बट यहाँ पे डिसअपियर, व्हाइट कलर डिसअपियर। यहाँ पे व्हाइट कलर गायब हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा। डन। नोट कर लें इसको अच्छे से। कोई डाउट है तो प्लीज पूछिए बच्चों। डन, लिख लिए ना? चलिए। हाँ, क्या बनेगा बेटा? कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो कि वाटर में सोल्यूबल हो जाएगा और क्रिस्टल पूरे गायब हो जाएंगे, है ना? ये देखिए, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब मैं आपको बता दूं, हाइड्रोजन कार्बोनेट जो होता है उसकी वैलेंसी -1 होती है। HCO3 की वैलेंसी कितनी होती है? -1। और कैल्शियम की वैलेंसी कितनी होती है? +2। तो याद करो, मैंने आपको पढ़ाया था चैप्टर नंबर 1 में, कैल्शियम की वैलेंसी +2 और HCO3 की कितनी होती है? -1। क्रिस क्रॉस रूल, ये यहाँ चला जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा। क्या बन जाएगा? CaHCO3 होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। चलिए, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड अभी कंटिन्यू है। हमने 2-3 प्रॉपर्टी पढ़ ली हैं। पहली हमने पढ़ ली मेटल के साथ रिएक्शन, दूसरी पढ़ ली रिएक्शन विद कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट। आगे की रिएक्शन पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड में। एसिड रिएक्ट विद बेस, आ चुकी अगली रिएक्शन, एसिड और बेस की रिएक्शन। तो ये आपने शायद सुनी होगी कि जब भी एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं? सॉल्ट एंड वाटर। और इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं?
न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। बेटा ये एक प्रकार की डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, बट स्टिल ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होने के बाद ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन नहीं है, क्योंकि इसमें प्रेसिपिटेट फॉर्म नहीं होता है। तो एसिड एंड बेस इक्वल टू सॉल्ट एंड वाटर। एग्जांपल के लिए NaOH प्लस HCl को ट्रीट करेंगे तो NaCl प्लस पानी बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। ओके, so this is a reaction of what a reaction of acid and base is called न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, बिकॉज एसिड और बेस एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं। तो ये कौन सी रिएक्शन है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्लियर? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाती है। देन अगली रिएक्शन है रिएक्शन नंबर 6, रिएक्शन नंबर 7। देखिए, अब हम आपको रिएक्शन नंबर 7 पढ़ाने के पहले हम आपको मेटेलिक ऑक्साइड का नेचर बता दें कि बेटा जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो किस नेचर के होते हैं, है ना। बेटा एक चीज नोट कर लो कि जो मेटल के ऑक्साइड हैं, जितने भी मेटल के ऑक्साइड हैं बेटा, उस सबका कैरेक्टर बेसिक है। सबका कैरेक्टर क्या है? बेसिक। और जितने भी बेटा नॉन मेटल के ऑक्साइड हैं, नॉन मेटल के ऑक्साइड, नॉन मेटल ऑक्साइड, सबका कैरेक्टर एसिडिक है। वो सबके सब एसिडिक हैं, ये नोट कर लो आप लोग। तो मेटल के ऑक्साइड बेसिक होते हैं और नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक होते हैं, मगर अब इसमें कुछ धोखेबाज भी आएंगे जिनका नाम रहेगा एम्पोटेरिक ऑक्साइड। तो दो तरीके के ऑक्साइड की हम बात कर रहे हैं, एक मेटल का ऑक्साइड और एक नॉन मेटल का ऑक्साइड। दो तरीके के ऑक्साइड की हम बात कर रहे हैं, एक मेटेलिक ऑक्साइड, एक नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। बेटा मेटेलिक ऑक्साइड बेसिक होते हैं और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो होते हैं वो एसिडिक होते हैं। ठीक है, तो मेटेलिक ऑक्साइड बेसिक होते हैं और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एसिडिक होते हैं। आइए देखते हैं कि मेटेलिक ऑक्साइड बेसिक कैसे होते हैं। मैंने क्या लिखा आपके सामने? मैंने लिखा भाई साहब कि जो मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक होते हैं और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो होते हैं वो एसिडिक होते हैं। इस चीज को थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। मेटेलिक ऑक्साइड, बेटा हम एक मेटल लेते हैं, फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम ले लिया और हमने इसका ऑक्साइड बनाना शुरू किया, तो Mg+O2 हमने क्या बना लिया बेटा? MgO। यू नो ये रिएक्शन होती है Mg+O2, सो ये बैलेंस रिएक्शन होती है 2Mg+O2 इक्वल टू MgO। क्लियर? MgO बेटा सॉलिड होता है। क्या होता है MgO? एक व्हाइट कलर का पाउडर होता है। अब बेटा अगर किसी भी चीज का आपको बिहेवियर चेक करना है कि एसिडिक है कि बेसिक है, तो पहले आपको उसका सोल्यूशन बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? सोल्यूशन। मैंने जैसे उस दिन बताया था कि H2SO4 का क्रिस्टल लेकर के तुम कुछ नहीं कर सकते हो, क्योंकि H2SO4 का क्रिस्टल H+ आयन प्रोवाइड नहीं करेगा। आपको उसका क्रिस्टल का सोल्यूशन बनाना पड़ेगा। तो इसका नेचर पता करने के लिए आपने क्या किया? इसका नेचर पता करने के लिए आपने इसकी रिएक्शन वाटर से कराई। तो आपने ले लिया MgO और आपने पानी के साथ इसको भिड़ा दिया H2O। बोलो क्लियर कि नॉट क्लियर? तो ये बन गया बच्चों, ये बन गया MgOH होल ट्वाइस। देख लो भाई साहब, दो हाइड्रोजन यूज हो गए और दो ऑक्सीजन यूज हो गए। क्या बन गया? MgOH होल ट्वाइस। और बेटा आगे चल करके आपको पता है कि ये डिसोसिएट हो जाएगा Mg+2 में और OH-1 में। बोलो यस और नो? तो आप देख रहे हैं ये हाइड्रोक्साइड बन रहा है, और जहां पे हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज होते हैं वो सबस्टांस क्या होता है? एसिडिक की बेसिक? हाँ, तो इसलिए ये जो सबस्टांस होगा इसका बिहेवियर कैसा होगा? बेसिक हो गया। इस बेस पे मैंने कहा कि जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं बेटा? बेसिक होते हैं। मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं? बेसिक। अब आप कहेंगे सर ये भी बता दो नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक कैसे हुए। आ जाओ देख लेते हैं कि नॉन मेटल के ऑक्साइड जो होते हैं वो एसिडिक कैसे होते हैं, ठीक है ना। नॉन मेटल के, तो एक मैं नॉन मेटल ले लेता हूँ, कार्बन। क्या ले लिया भैया? कार्बन। और कार्बन का मैंने ऑक्साइड बनाया भाई साहब। कार्बन का ऑक्साइड मैंने क्या बनाया? CO2 बन गया कार्बन का ऑक्साइड CO2। और CO2 का बिहेवियर पता करने के लिए मैंने फिर से इसको किसके साथ मिलाया? पानी के साथ। किसके साथ मिलाया? पानी के साथ। यू नो अभी रिएक्शन हमने बताई थी कि जब भी CO2 पानी के साथ जाता है तो ये नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, ये पानी है, और ये ट्रीट करके क्या बनाता है? H2CO3। H2CO3 याद है? H2CO3 क्या होता है? कुछ याद है? अभी तो पढ़ाया थोड़ी देर पहले। H2CO3, अरे भैया कार्बोनेटेड वाटर है। क्या है? कार्बोनेटेड वाटर, यानी कि एसिड है, कार्बोनिक एसिड। कौन सा एसिड है? कार्बोनिक एसिड। ये वही एसिड है जो आप कोल्ड ड्रिंक में पी लेते हैं, आपके दांत जो होते हैं किसकिसाने लगते हैं। कार्बोनिक एसिड है, दांत खट्टे हो जाते हैं। समझ में आ गया? सो दिस इज कार्बोनिक एसिड। क्लियर ना?
और यही एसिड जो होता है वो टॉयलेट क्लीनर बनाने में इस्तेमाल हुआ करता है, कार्बोनिक एसिड, जिसकी वजह से बाबा रामदेव जितनी कोल्ड ड्रिंक है उनको सबको कहते हैं कि तुम लोग टॉयलेट क्लीनर पी रहे हो, क्योंकि उनका लॉजिक यही है कि इसी एसिड से टॉयलेट क्लीनर बनता है, और इसी एसिड से भैया तुम पी रहे हो, तो ये तुम टॉयलेट क्लीनर पी रहे हो। क्या आपका टॉयलेट क्या आपका टॉयलेट स्वच्छ है ना? तो जो आता है ना, क्या बोलते हैं उसको, हार्पिक बोलते हैं, हाँ। सो दैट इज अ टॉयलेट क्लीनर, ठीक है ना? तो आपने क्या देखा, मतलब कुल मिला के आपने क्या देखा कि मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं, बेसिक, और नॉन मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं, एसिडिक। ये आपने देख लिया। अब आइए बात करते हैं कि एसिड, ये तो हो चुका। यस, अगली रिएक्शन देखिए। तो अगली रिएक्शन में हम पढ़ने वाले हैं एसिड रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड। अच्छा, थोड़ा लॉजिक लगाओ यार। आपके पास में मेटल ऑक्साइड है, कौन सा ऑक्साइड है, मेटल ऑक्साइड। और मेटल ऑक्साइड का अभी अभी मैंने कैरेक्टर बताया आपको कि मेटल ऑक्साइड का कैरेक्टर क्या होता है, एसिड की बेस बेस होता है, ये बेसिक होता है, ठीक है ना? कलर में चेंज कर लेता हूँ, थोड़ी सी दिख नहीं रही है। तो देखिए भैया, यहाँ पे अभी मैंने बताया आपको कि मेटल ऑक्साइड का कलर क्या होता है, क्या कैरेक्टर जो होता है वो बेसिक होता है। बोलो यस और नो? अगर आप मेटल ऑक्साइड को, जो कि एक बेस है, को एसिड के साथ रिएक्ट करोगे, किसके साथ, एसिड, तो अल्टीमेटली बेस और एसिड की लड़ाई होगी कि नहीं होगी? और बेस और एसिड की लड़ाई होगी तो बनेगा क्या, बोलो, सॉल्ट एंड वाटर, सॉल्ट एंड वाटर। तो मतलब पर्दे के पीछे मेटल ऑक्साइड अगर एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, सॉल्ट एंड वाटर। तो आइए देखिए, लिखा है एसिड रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। तो भैया बेस तो मैंने आपका बना दिया ना, मैंने तो पहले ही बता दिया कि मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं, बेसिक होते हैं। अब जब भैया, जब बेस को आप एसिड के साथ लड़ाओगे तो क्या बनेगा, सॉल्ट एंड वाटर। क्लियर कि नॉट क्लियर? हेंस मेटेलिक ऑक्साइड आर सेड टू बी बेसिक ऑक्साइड, इसलिए मेटेलिक ऑक्साइड को बेसिक ऑक्साइड कहा जाता है, क्योंकि वो एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं। आइए रिएक्शन देख लेते हैं बच्चों। ये लिख लो, मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड इक्वल टू सॉल्ट एंड वाटर, और यहाँ ब्रैकेट में लिख लेना कि मेटल ऑक्साइड का करेक्टर बेसिक होता है। ओके, मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड इक्वल टू सॉल्ट एंड वाटर। चलिए एक रिएक्शन ले लीजिए, कॉपर ऑक्साइड CuO, और लड़ाई करा दीजिए HCl के साथ, क्या बन जाएगा, CuCl2 प्लस H2O, सॉल्ट एंड वाटर। ओके, CuO प्लस HCl इक्वल टू CuCl2 प्लस H2O। नोट कर लीजिए, ये रिएक्शन है किसकी, मेटल ऑक्साइड की एसिड के साथ। मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर, एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट एंड वाटर बनाएंगे, ठीक है? बट याद रखिएगा, न्यूट्रलाइजेशन का एग्जांपल आए तो इसका एग्जांपल मत दे देना। समझ में आ गया? अगर न्यूट्रलाइजेशन पूछी जाए तो इसका एग्जांपल मत देना, न्यूट्रलाइजेशन में ऊपर वाली रिएक्शन का एग्जांपल देना। ये मेटल ऑक्साइड की लड़ाई है। क्लियर है ना? डन। यस। चलिए, अब देखिए भाई, अगली है प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, आगे बात करते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड को देखने के पहले ये पहले डायग्राम कुछ देख लीजिए। ये सबसे इंटरेस्टिंग इसमें ये हाथ है। ये हाथ क्या हो गया, बोलो, जल गया है। हाथ क्या हो गया है, जल गया है। मतलब हाथ बहुत तरीके से जल गया है बेटा। तो आप देख रहे हैं कि इसने पूरे हाथ को सूखा मारा है ना, डिहाइड्रेशन कर दिया हाथ का, है ना? एक ये देखिए, यहाँ पे एसिड की बूंद आपने डाली है, और ये पूरा का पूरा जो है टिश्यू पेपर बर्न हो गया। टिश्यू पेपर क्या हो चुका है, बर्न हो गया। मतलब मैं ये कहना चाहूंगा बेटा कि एसिड का जो इफेक्ट होता है बेटा, वो हाईली कोरोजिव इफेक्ट होता है। कैसा होता है, हाईली कोरोजिव, फाड़ देगा, काट देगा, किसी चीज को बिल्कुल खत्म कर देगा। दैट इज कॉल्ड हाईली कोरोजिव इफेक्ट। यस जी। मुंह में क्या मारते हैं एसिड, तो वो एसिड कौन सा होता है, हाँ वो बेटा एसिड को हिंदी में तेजाब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तेजाब। समझ गए? और वो बनता किससे है, वो बनता है बेटा HNO3, नाइट्रिक एसिड, और H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड के मिक्सचर से। समझ गए ना? सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड के मिक्सचर से ये बनता है तेजाब, ठीक है ना? बेटा जलाने के लिए तो काम नहीं आता है, क्योंकि नहीं, उससे वो, हाँ, बाथरूम भी साफ कर सकते हो, और इंसेक्टिफाइड है, मतलब मार सकता है जम्स को। मेनली उसका जो काम है बेटा, वो इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए होता है, और उसका काम होता है मेटल को घोलना। क्या काम होता है,
मेटल को डिसॉल्व करना। क्या काम होता है बेटा? मेटल को डिसॉल्व करना। बहुत पावरफुल होता है, मेटल तक को डिसॉल्व कर देता है। चलिए अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड की। फर्स्ट, एसिड हैव कोरोसिव नेचर। कोरोसिव मतलब खत्म कर देंगे किसी भी चीज को। एसिड हैव कोरोसिव नेचर। The mineral acid cause severe burns on the skin and attack and eat up the material like cloth, wood, metal structures, stonework, so they are said to be corrosive। मतलब सब कुछ बर्बाद कर देते हैं जो आपके मिनरल एसिड होते हैं। ओके, क्लॉथ हो गया, वुड हो गया, मेटल स्ट्रक्चर हो गया, स्टोन वर्क हो गया, उसको तक खराब कर देते हैं। और ये मेटल, ये कहलाते हैं बहुत हाईली कोरोसिव होते हैं। ठीक है ना? यस। यस, एसिड हैव सोर टेस्ट। एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड, ये पढ़ लिया। एसिड सोल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये भी पढ़ लिया। एसिड रिएक्ट विद मेटल टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस, ये भी पढ़ लिया। एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी देख लिया हमने रिएक्शन। एसिड रिएक्ट विद बेसिस और अल्कली टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, ये भी हमने कर लिया। सेवेंथ प्रॉपर्टी हमने देखी, एसिड रिएक्ट मेटल ऑक्साइड, क्या बनाते थे? सॉल्ट एंड वाटर। एंड एसिड हैव कोरोसिव नेचर। बच्चों ये पूरा का पूरा हमने एसिड यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। एसिड अब थोड़ा शॉर्ट में लिख लें आप लोग, वैसे तो आपको पता है। सोरिन टेस्ट, लिटमस को रेड, ये मेनली ये चीज रिएक्शन लिखिए। हाइड्रोजन गैस 1, ये 2, ये 3 और ये 4, ये 4 रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। इन 4 में से कोई ना कोई पूछेगा। ठीक है ना? इन 4 में से कोई ना कोई इंपॉर्टेंट आती है। या तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आ जाती है, या मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन आ जाएगी। ओके, या कार्बोनेट के साथ, बाइकार्बोनेट के साथ आ जाएगी, या मेटल के साथ आ जाएगी। चलिए बच्चों, अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अगले टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिए, हाइड्रोनियम आयन के बारे में बात करने वाले हैं। अच्छे से समझिएगा, हाइड्रोनियम आयन थोड़ा सा टेक्निकल है। टॉपिक का नाम है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली, वाई व्हाट डू ऑल एसिड्स हैव इन कॉमन। मतलब सारे एसिड में क्या चीज कॉमन हुआ करती है, ये टॉपिक का नाम है। वैसे आप बता देंगे कि सर सारे एसिड में जो कॉमन होता है वो H प्लस एक्वस होता है, ये आप बता दोगे। H प्लस एक्वस। देखो बेटा, जब आप H प्लस बोलते हो ना और H प्लस एक्वस बोलते हो, ये दोनों चीजें अलग अलग हैं। H प्लस और H प्लस एक्वस दोनों चीजें अलग अलग हैं। ये इसी टॉपिक में आपको डिफरेंस समझ में आएगा कि H प्लस में और H प्लस एक्वस में क्या फर्क है। देखिए, ये आपके पास में HCl इसके अंदर प्रेजेंट है, आपने एसिड इसके अंदर डिसॉल्व किया, तो जब बाहर था तो ये HCl था, बट जैसे ही अंदर आएगा बेटा तो ये देखो ये आयनाइज हो जाएगा, ये आयनाइज हो गया और बन गया क्या? H प्लस एंड Cl माइनस। ठीक है ना? तो ये जो H प्लस है, ये क्योंकि पानी के अंदर है, क्या है? पानी के अंदर। तो पानी के अंदर जो H प्लस होता है वो सिंपल H प्लस की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं होता, भले हम इसको H प्लस लिखते हैं। ये किस तरीके से होता है? H प्लस प्लस H2O और मिल करके बना लेता है बेटा H3O प्लस। क्या बना लिया? H3O प्लस। और ये क्योंकि पानी के अंदर है, तो चाहे आप H प्लस एक्वस बोल दो या आप H3O प्लस बोल दो, ये एक ही चीज है। और इस आयन को हम बोलेंगे हाइड्रोनियम आयन। क्या बोलेंगे बेटा? हाँ, हाइड्रोनियम आयन। याद रखिएगा, ये हाइड्रोजन आयन नहीं है। अगर हाइड्रोजन आयन होता तो केवल H प्लस होता, बट ये H3O प्लस है, इसलिए ये हाइड्रोनियम आयन है। इस तरीके से ये देखिए, ये भी डिसॉल्व हो गया और ये जा करके सब अंदर जा करके पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं, आयनाइज हो जाते हैं। अब जो आयन बनेंगे वो देखते हैं हम कौन से आयन बनेंगे। ठीक है, ये देखिए, तो HCl एक्वस में गया, तो HCl में H प्लस एक्वस बना और Cl माइनस एक्वस बना। सेपरेशन ऑफ HCl into H प्लस एंड Cl आयंस विल बी पॉसिबल इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। दिस प्रोसेस इज टर्म्स एज आयनाइजेशन। तो यहाँ पे डेफिनेशन बनती है, व्हाट इज आयनाइजेशन। ओके,
The dissociation of any given molecule, okay, in the form of ion is called ionization. ये देखिए, ये जो H प्लस था जिसकी आप चेष्टा कर रहे थे कि H प्लस, बेटा हवा में उसकी आप चेष्टा कर सकते हो, बट पानी के अंदर उसे पानी से मिलना ही पड़ेगा। और सच तो ये है कि पानी के अंदर ही वो बन पाएगा। तो पानी के अंदर जो एक्चुअली H प्लस, जो आप H प्लस एक्वस देखते हो, वो H प्लस एक्वस जो पानी के अंदर, उसका शुद्ध नाम है H3O प्लस एक्वस, एंड दिस इज कॉल्ड हाइड्रोनियम आयन। क्या हो गया ये? हाइड्रोनियम आयन। एंड वाई? बिकॉज H प्लस आयन जो है स्टेबल नहीं है। भैया कहाँ बनेगा? हवा में थोड़ा ना बनेगा। बनने के लिए तो पानी के अंदर जाना पड़ेगा, और पानी के जब अंदर आएगा तो पानी से रिएक्ट करेगा, पानी के साथ रिएक्ट करके H3O प्लस बनेगा, क्योंकि H प्लस आयन स्टेबल नहीं है। बोलो क्लियर हो गया? यस। अब आइए देखते हैं, ये था पूरा का पूरा हाइड्रोनियम आयन के बारे में कहानी। टू इन्वेस्टिगेट वेदर ऑल कंपाउंड कंटेनिंग हाइड्रोजन आर एसिड, हम देखते हैं कि क्या सारे के सारे कंपाउंड जो हैं वो एसिड कंटेन, जो हाइड्रोजन कंटेन करते हैं, क्या वो एसिड है? क्योंकि अभी हमने पूछा आपसे व्हाट डू ऑल एसिड हैव कॉमन, तो आपने पहला जवाब दिया कि सबके पास H प्लस आयन होना चाहिए। समझ गए ना? सबके पास H प्लस आयन होना चाहिए। तो ऐसा लगता है सुनने में कि शायद अगर किसी के पास हाइड्रोजन होगा तो वो भी एसिड होगा। आइए इस एक्टिविटी से पता करते हैं कि क्या हाइड्रोजन बस होने से एसिड बन जाएगा। हाइड्रोजन तो बेटा ग्लूकोज के पास भी होता है। किसके पास भी होता है? ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला आप जानते हैं, C6H12O6। 12 हाइड्रोजन है ग्लूकोज के पास में। मगर क्या 12 हाइड्रोजन होने के बाद क्या ये एसिड के जैसे ट्रीट करेगा? नो, बिल्कुल नहीं ट्रीट करेगा, क्योंकि जब आप इसका आयनाइजेशन करोगे तो आपको H प्लस मिलेगा ही नहीं। आपको H प्लस मिलेगा ही नहीं। आइए हम एक एक्टिविटी कर लेते हैं, हम एक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। ये हमारे सामने डायग्राम आने वाला है, ये हमारे सामने डायग्राम आने वाला है। ये देखिए, पहले वाले डायग्राम में हमने कौन सा सोल्यूशन भरा है? HCl। कौन सा सोल्यूशन भरा है? HCl। ये आप घर में भी एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं नींबू के पानी से। और आपने दो नेल्स लगाई हैं, दो कील लगाई हैं, वायर लगा करके ऊपर बैटरी लगाइए और कनेक्ट कर दीजिए, और बल्ब आपका ग्लो हो जाएगा। मतलब इसके अंदर HCl भरा हुआ है, और HCl इसका मतलब आयनाइज हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ H प्लस एंड Cl माइनस। बट यहां पर आपने क्या भरा है इसके अंदर? यहां पर आपने ग्लूकोज सोल्यूशन भरा है। अब कहने को ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6 है, मतलब भाई साहब 12 हाइड्रोजन है। बट 12 हाइड्रोजन के बाद भी क्या बल्ब ग्लो हो रहा है? नो, बल्ब ग्लो नहीं हो रहा है, क्योंकि इसके अंदर जो हाइड्रोजन है वो डिसोसिएट नहीं होगा, वो आयनाइज नहीं होगा। C6H12O6 आयनाइज नहीं होता है, नॉट आयोनाइज। और एक बात बताऊं बच्चों आपको मैं, आयनाइज जो होते हैं उनको हम बोलते हैं आयोनिक कंपाउंड। क्या बोलते हैं हम? आयोनिक कंपाउंड। तो बेटा जो HCl है वो एक आयोनिक कंपाउंड है, मगर जो ग्लूकोज है वो आयनिक कंपाउंड नहीं है। फिर आपसे सवाल आपके मन में आएगा, फिर सर ग्लूकोज कौन सा कंपाउंड है, आयनिक नहीं है तो? ग्लूकोज बेटा कोवेलेंट कंपाउंड है। कौन सा कंपाउंड है? कोवेलेंट कंपाउंड है। समझ में आ गया? तो कोवेलेंट कंपाउंड है। तो यस, कोवेलेंट कंपाउंड क्या है ये हम आपको मेटल एंड नॉन मेटल में बता पाएंगे, अभी तो नहीं बता पाएंगे, बट कोवेलेंट कंपाउंड है। तो देखिए, फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट वी कंक्लूड दैट द हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड सच एज ग्लूकोज एंड अल्कोहल आर नॉट एसिड, बिकॉज दे डू नॉट डिसोसिएट इनटू वाटर टू प्रोड्यूस H प्लस आयन। मतलब ऐसा मत समझिए कि जिसके पास भी हाइड्रोजन है वो एसिड हो जाएगा। नो, हाइड्रोजन तो है मगर वो H प्लस आयन नहीं देगा, और जब नहीं देगा तो वो कभी भी एसिड बन नहीं सकता। यस, एसिड डू नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन एब्सेंस ऑफ वाटर। अभी आपने देख लिया कि अगर आप पानी नहीं मिलाएंगे, पानी नहीं देंगे, तो जो आपका H प्लस गैस में है वो जा करके पानी के साथ रिएक्ट नहीं कर पाएगा और H प्लस एक्वस नहीं बनाएगा। और जो एसिडिक बिहेवियर के लिए रिस्पॉन्सिबल है कौन है? H प्लस एक्वस। In absence of water, a substance will not form hydrogen ion. Hydrogen ion. Actually बोलना चाहिए hydrogen aqueous ion, and hence will not show its acidic behavior. Yes. देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं, इस एक्टिविटी को देखते हैं बेटा। यहाँ पर एक एक्टिविटी को देखते हैं। टेक 0.5 ग्राम ऑफ कॉपर क्लोराइड सॉल्ट इन अ टेस्ट ट्यूब एंड एट इनटू द फ्यू ड्रॉप ऑफ कंसंट्रेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। टेस्ट द गैस इवॉल्व विद द वेट एंड ड्राई लिटमस पेपर। बेटा यहाँ पर आपने ले लिया है कॉपर क्लोराइड सॉल्ट, ये टेस्ट ट्यूब है, और इसके अंदर कंसंट्रेटेड H2SO4 भरा हुआ है। क्या भरा है? कंसंट्रेटेड H2SO4। और यहाँ पर आपने एक ट्यूब निकाल दी है, और वन स्टॉप कॉक है। जितनी ट्यूब, जितनी गैस निकालनी निकालो, बंद करना हो बंद कर दो। और वेंट ट्यूब
कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने कॉपर क्लोराइड डाल दिया, कॉपर क्लोराइड डाल दिया और यहाँ पे इसको फिक्स कर दिया। कॉपर क्लोराइड डालते हैं बेटा, ये रिएक्शन होती है CuCl2 प्लस H2SO4। ओके, CuCl2 प्लस H2SO4 क्या हो जाएगा, देखो बेटा, कॉपर सल्फेट, क्योंकि कॉपर सल्फेट बन जाएगा यहाँ पे और HCl अलग हो जाएगी। HCl क्या हो जाएगी, अलग। बेटा ये HCl यहाँ पे जाएगी कि नहीं जाएगी, HCl यहाँ से आएगी कि नहीं आएगी, ये बताओ। HCl जो है वो किस फॉर्म में है, गैसियस फॉर्म में है। क्या इसमें एक भी एक्वस कंटेंट है, नो, इसमें एक्वस कंटेंट नहीं। अब मैं क्या करता हूँ बेटा, यहाँ पे मैं ब्लू लिटमस पेपर लाता हूँ। ऑल यू नो, HCl का मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब मैं यहाँ पे ब्लू लिटमस पेपर लेके आ रहा हूँ, थोड़ी देर में HCl गैस निकल रही है। अब मैं यहाँ पे ड्राई लिटमस पेपर ब्लू कलर का लेकर के आ रहा हूँ। तो बेटा ये बताओ, जैसे ही ये गैस पड़ेगी ब्लू लिटमस पेपर में, इसका कलर कैसा हो जाएगा, क्या रहेगा, ब्लू हो जाएगा कि रेड हो जाएगा? हाँ, तो जो बच्चे कह रहे हैं रेड हो जाएगा, तुम क्या कह रहे हो युवराज? ब्लू ही रहेगा। देखते हैं क्या होगा। अरे भैया, यहाँ से गैसियस फॉर्म में निकल रही है, और आपको पता है कि गैसियस फॉर्म में आयंस कभी प्रेजेंट नहीं होंगे, मतलब इसका डिसोसिएशन हो ही नहीं सकता है। इसलिए यहाँ पे नो चेंज, ब्लू का ब्लू ही रहेगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ब्लू का ब्लू ही रहेगा। इससे हमें क्या समझ में आया इस एक्टिविटी से? इस एक्टिविटी से हमें ये समझ में आया है कि अगर, हाँ, बट यदि आप यहाँ पर ड्राई लिटमस पेपर ले रहे हैं तो कोई चेंज नहीं आ रहा है। बट यदि यदि आप इसको गीला कर देते, क्या कर देते, गीला, अगर आप मॉइस्ट ले लेते, तो मॉइस्ट ले लेते तो जैसे ही गैस पड़ती इस पे HCl, तो क्या कर देता, इसको रेड कर देता। क्योंकि मॉइस्चर का मतलब पानी, और पानी का मतलब हाइड्रोजन जो है, जो यहाँ पे गैस निकल रही है ना, जा करके क्या करेगी, रिएक्ट करेगी H+H2O के साथ, और जाके क्या बना देगा, H3O+ मॉइस्चर में। बट यदि आप बात करेंगे ड्राई की, सेपरेशन ऑफ HCl into H+ and Cl- आयन विल बी पॉसिबल इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। द प्रोसेस इज टर्म्स एज आयनाइजेशन। और यहाँ पर ड्राई लिटमस पेपर में कोई पानी ही नहीं है। भैया जब पानी नहीं तो आयनाइजेशन भी नहीं होगा, और जब आयनाइजेशन नहीं होगा तो कुछ नहीं होने वाला है। बट जैसे ही आपने इसको यहाँ पे थोड़ा सा गीला कर लिया, आपने वेट कर लिया इसको, तो जैसे वेट करोगे तो क्या हो जाएगा, ये हाइड्रोजन प्लस जो HCl यहाँ से गैस आएगी, उसमें आयनाइजेशन हो जाएगा, हाइड्रोजन प्लस जा करके उसके पानी से मिल जाएगा और बना लेगा H3O+। क्या बोलते हैं इसको, हाइड्रोनियम आयन। क्या बोलते हैं बेटा, हाइड्रोनियम आयन। मतलब ओवरऑल देखा जाए तो कौन सी चीज रिस्पॉन्सिबल है बेटा, हाइड्रोनियम आयन रिस्पॉन्सिबल है एसिडिक बिहेवियर के लिए। ओके, सो दिस इज फिनिश फॉर टुडे। कल